नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि आज बहुत सारी वैकेंसियां निकट भविष्य में पेपर होने वाले हैं, जैसे कॉलेज लेक्चर की, नेट की, रीट का भी अप्रैल में है, पटवार की परीक्षा भी है, एसएससी जीडी वाली परीक्षा भी है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो अभी तक मैंने ज़्यादा ध्यान कॉलेज लेक्चर नेट पर दिया, कुछ टॉपिक ऐसे डाले। तो अब बच्चे बेचारे जो छोटे एग्जाम वाले रीट वाले हैं वो बोलते हैं सर हमारा भी तो एक टॉपिक डाल दो, ऐसा डाल दो जो सबके काम आए, भाई संविधान से टॉपिक डाल दो, उनका ये कहना है। तो मैं आज संविधान के एक टॉपिक पर ही चर्चा करना जा रहा हूँ, संविधान निर्माण। तो मित्रों, संविधान निर्माण पर चर्चा करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि संविधान सामान्यतः दो प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान तो जो संविधान सभा द्वारा निर्मित हैं तो वो लिखित संविधान है, जैसे भारत का, अमेरिका का। दूसरी ओर परंपराओं पर आधारित भी कुछ संविधान है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, इजराइल का, न्यूजीलैंड का। ये अलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित है, इनमें लिखित अंश तो है लेकिन कम है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान सभा की। तो संविधान सभा पर आज हम चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार से संविधान सभा द्वारा हुआ और इस संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, क्योंकि वास्तव में हमारा एक लिखित भी संविधान है, निर्मित भी संविधान है, सबसे दुनिया का बड़ा संविधान है, जिसमें बेसिकली 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ आज वर्तमान में हैं, कि सबसे सफल संविधान और सबसे बड़ा संविधान और श्रेष्ठ संविधान भी कह सकते हैं। कम से कम हमारे लिए तो श्रेष्ठ है और वास्तव में दुनिया के लिए भी एक अद्भुत आदर्श का कार्य कर रहा है। तो आज हम संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, संविधान सभा पर चर्चा करते हैं। तो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इधर नेहरू जी, जिन्होंने ऐसे संविधान के निर्माता हैं जिन्होंने हमारे संविधान, अद्भुत संविधान का निर्माण किया। तो ये चित्र तो आपको प्रेरित करेंगे, भारत का तिरंगा भी प्रेरित करेगा। तो अब हम संविधान सभा पर चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले आप जानते हैं अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन था तो बेसिकली विदेशी शासन था, तो इसलिए हमें कि बेसिकली हम चाहते थे कि ऐसा शासन बने जिसमें स्वराज्य हो और स्वराज्य के साथ संविधान भी क्या हो, हमारा हो। इसलिए सबसे पहले बेलगांव अधिवेशन में 1924 में गांधी जी ने कि स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। अब मांग तो पहले भी हुई है, लेकिन स्पष्ट रूप से मांग कहते हैं बेलगांव अधिवेशन 1924 से ही मानी जाती है। यूँ तो दादा भाई नौरोजी ने पहले की थी, लेकिन हम यहीं से लेते हैं कि बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कब किया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगस्त प्रस्ताव आया था। उसमें अंग्रेजों ने कहा था हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने स्वीकृति दी थी। लेकिन वास्तव में जो हमारी संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। वो कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे और दो अन्य सदस्य थे, अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और स्टॉफर्ड क्रिप्स, दो अन्य सदस्य। तो 3 सदस्य था, अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टॉफर्ड क्रिप्स अन्य सदस्य थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों, हम अगली चर्चा करते हैं कि वास्तव में इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, इसमें कितने सदस्य थे टोटल। तो सिंपल इसमें क्या क्या पूरा सिस्टम था वो आपको ध्यान रखना है। वास्तव में इसमें हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर ही पूरा हुआ था निर्धारण, कि भाई डायरेक्ट चुनाव तो उस समय संभव नहीं था। उस समय कहीं ना कहीं विभाजन वाला समस्या भी चल रहा था, तो इसलिए क्या है कहा गया कि इनडायरेक्ट चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि तत्कालिक समय में भी विधानसभा सदस्यों के चुनाव हुए थे। तो भाई विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो हमारे यहाँ उस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो जनसंख्या निर्धारित की गई 389। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। टोटल संविधान सभा की सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा कितनी निर्धारित की गई? 389। और इसमें कौन सी प्रणाली यूज की गई? आनुपातिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे करके अलग धर्मों के आधार पर इसमें आरक्षण वाली प्रणाली थी। तो 389 सदस्य थे। अब ये 389 सदस्य भी कहाँ कहाँ से थे वो भी आपको ध्यान रखना है। 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत के थे। 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांत के। तो ये ध्यान रखना है, 292 सदस्य। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? ये भी पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, दुर्ग, बलूचिस्तान था। ठीक है,
ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 292 सदस्य। कुल कितने थे? 389। 4 चीफ कमिश्नर, 93 ब्रिटिश रियासत से थे, जो जहाँ राजाओं का शासन था। तो आपको ध्यान भी है 1919 के अधिनियम में राजाओं के शासन जहाँ जहाँ रियासतें थी उसके लिए एक नरेश मंडल की भी स्थापना की थी। तो बेसिकली क्या है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी बोलते हैं उसको। तो ये ध्यान रखना है कि 389 सदस्य थे, उसमें 292 ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र से निर्वाचित होने थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्धारित होने थे और 93 ब्रिटिश रियासत से। अब यहाँ तो मनोनयन का ही प्रावधान चलेगा, राजा को जनरली लिया जाएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई इस तरीके से पूरा गठन का प्रावधान रखा गया। आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो जब चुनाव हुए, चुनाव में मुस्लिम लीग को ये आशा थी कि जितने भी भारत के मुसलमान हैं सब हमें वोट देंगे, लेकिन वास्तव में मुस्लिम लीग को सभी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उनकी सीटें कुल मात्र 73 ही आई और कांग्रेस की 208 आई। 208 है, यानी कि लीग को जितनी आशा थी उतना नहीं। इसलिए लीग ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब संविधान सभा का बहिष्कार किया तो प्रथम बैठक में 207 सदस्य ही थे। अब कहाँ 389 सदस्य संख्या है, और बैठक में प्रथम बैठक में कितने थे? 9 दिसंबर 1946 को जब सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, 207 ही थे। साथ में इसमें ब्रिटिश रियासतों के 93 लोगों ने भी भाग नहीं लिया, यानी कि 73 तो लीग वालों ने भाग नहीं लिया, प्लस 93 ब्रिटिश रियासतों वालों ने भाग नहीं लिया, तो इन्होंने भी भाग नहीं लिया। इसलिए सदस्य संख्या बहुत कम रह गई थी। इसमें 9 महिलाएं भी थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अब महिलाओं के बारे में भी बता देता हूँ। लगभग 15 महिलाओं ने हमारे संविधान निर्माण में योगदान दिया था। और जब विभाजन के बाद सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 284। तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर भी किए थे। तो ये भी आपको थोड़ा प्री के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, अगर गाइडें पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग कन्फ्यूजन है। तो आप सीधा है कि भारत सरकार का जो प्रमाणिक बुक हो प्रकाशन की या संसद द्वारा प्रकाशित पुस्तक हो उसको देखें, तो उसमें जो लिखा है वही सत्य है। तो इसमें आप तनाव लेकर काम नहीं चल सकता। अब इसका पूरा हम प्रक्रिया देखते हैं कि वास्तव में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तब पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने, उसमें से 9 महिलाएं भी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बेसिकली क्या है, 11 दिसंबर को कि बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो 11 दिसंबर को क्या हुआ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। मूलतः बिहार के थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 11 दिसंबर को एक काम हुआ, उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन हुआ। 2 उपाध्यक्ष चुने, एक SC मुखर्जी और एक TT कृष्णमुचारी। ये दोनों उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भी ध्यान रखना, प्री की दृष्टि से क्वेश्चन आए कि भाई अध्यक्ष कौन चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन चुने? SC मुखर्जी और T कृष्णमुचारी। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 13 दिसंबर को 1946 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना को संविधान सभा में रखा था। उद्देशिका में क्या है? हमारे संविधान के लक्ष्य, आदर्श निहित हैं। वास्तव में पूरे संविधान की कुंजी कहते हैं। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। सार कहते हैं, कुंजी कहें, सार कहें, सारांश कहें, क्योंकि उसी में लक्ष्य सारे निहित हैं संविधान के। तो उद्देशिका को रखा था कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसमें है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंधनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो वो वाला जो पूरा है, तो बेसिकली प्रस्तावना को रखा था। लेकिन ये प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को पारित हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया हुई, तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि भाई संविधान सभा में क्या क्या। संविधान सभा के लिए फिर समितियों का गठन हुआ। बहुत सारी समितियां बनी, जिनमें से प्रमुख समितियों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना है। पहली तो थी संवैधानिक सलाहकार समिति, जिसका अध्यक्ष BN राव थे। बेसिकली संवैधानिक सलाहकार समिति का कार्य था कि पूरे जितने भी विश्व में संविधान हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु, जो अच्छे लोकतांत्रिक बिंदु हैं, विशेषताएं हैं, उनको सामने संविधान सभा के सामने रखना। तो बेसिकली BN राव और ये प्रतिनिधि मंडल पूरे विश्व की यात्राएं करते थे और वहाँ जाकर देखते थे, जो भी अच्छे प्रावधान थे फिर वो लाकर प्रारूप समिति को दे देते। तो प्रारूप समिति
को देती थी, बाद में प्रारूप समिति उनको डिजाइन करके संविधान सभा के सामने रखती थी। तो पहली समिति थी संवैधानिक सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष BN राव थे। दूसरी समिति थी महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, जिसका अगस्त 1947 में गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो भीमराव अम्बेडकर को इसलिए संविधान का निर्माता शिल्पी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में प्रारूप बनाना ही महत्वपूर्ण था, कि सब कुछ महन डिजाइन करने वाला कौन थे, प्रारूप करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो इस समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य कौन से थे? गोपाल स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल, कृष्णनादि अय्यर, DP खेतान, KM मुंशी, BL मित्तर। तो एक बार ध्यान रखना है, पहला कौन है? गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरा कौन सा है? कृष्णनादि अय्यर, तीसरा मोहम्मद सादुल, चौथा BL मित्तर, पांचवा DP खेतान, फिर KM मुंशी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, बाद में BL मित्तर के बाद N माधवन की नियुक्ति हुई और DP खेतान के बाद T कृष्णमाचारी की नियुक्ति हुई। तो ये भी ध्यान रखना, भाई BL मित्तर का निधन हो गया तो N माधवन बने, इसी प्रकार DP खेतान के बाद T कृष्णमाचारी सदस्य बने। तो KM मुंशी तो थे। KM मुंशी का नाम तो आपको वैसे ही पता है कि KM मुंशी समिति की सिफारिश, लेकिन उन्होंने अलग भी इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, राजभाषा से संबंधित समिति। तो KM मुंशी समिति की सिफारिश पर ही हमारे यहाँ हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा नहीं। तो वो तो वैसे ही पता रहना चाहिए। फिर क्या है? संघ और मौलिक अधिकार संबंधी समिति बनी, उसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय और देशी रियासत संबंधी समिति बनी, उसका अध्यक्ष पटेल को बनाया गया। कार्य संचालन समिति बनी, उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उत्तर पूर्व से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष बारदोली को बनाया गया। झंडा समिति के भी कौन थे? बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति भी पूछे तो ध्यान रख लेना, झंडा समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सारी समितियां आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वास्तव में क्वेश्चन पूछ ले किसी भी एग्जाम में, अब कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई भी एग्जाम, चाहे कॉलेज लेक्चर का हो चाहे नेट का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन होता है और सबके अंक समान होते हैं। तो आपको बस अच्छे से हल करने की कोशिश करनी है कि भाई ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं। इसमें 12 सत्र हुए थे। सत्र तो जानते हैं, वास्तव में कहते हैं सदन के प्रथम अधिवेशन से सत्रावसन तक का समय सत्र कहलाता है। जैसे भारतीय संसद के अब 3 सत्र होते हैं तो 45 दिन का होता है, तो ऐसे इसमें कुल 12 सत्र आयोजित हुए थे। संविधान सभा के निर्माण में टोटल सत्र कितने आयोजित हुए थे? 12 सत्र। अब ये ध्यान रखना, 12वें सत्र में बेसिकली जो 24 नवंबर 1950 को आयोजित हुआ था, उसमें जाके फिर 26 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर हुए थे। अब 3 वाचन हुए थे। वाचन क्या होता है? चरण होते हैं। वास्तव में जब भी कोई विधेयक एक्ट बनता है, सदन में जाता है, तो 3 चरणों से गुजरता है कोई भी विधेयक। तो ऐसे ही क्या है, इसमें भी 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। अब है संविधान में, टोटल संविधान के निर्माण में कितना खर्च हुआ? तो 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 17.5 दिन लगे। 17.5 दिन है तो ये भी ध्यान रखना है कि 17.5 दिन लगे। फिर प्रक्रिया क्या थी? वही संविधान को पारित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वास्तव में हमारे संविधान निर्माण के समय एक बार भी वोटिंग नहीं हुआ, मतदान नहीं हुआ, कोई भी बहुमत से नहीं बनाया गया, सारा कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इसलिए कहते हैं हमारा संविधान कि अद्भुत संविधान है, सबसे लोकतांत्रिक संविधान है, क्योंकि सर्वसम्मति से सारे कानून एक्ट पारित किए गए थे। जो भी प्रावधान था सब सर्वसम्मति से पारित किए गए। तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, संशोधन, समायोजन और सर्वसम्मति। तो 3 शब्द हैं मित्रों, संशोधन, समायोजन, सर्वसम्मति। जैसे मान लीजिए कोई प्रारूप रखा कि कोई विधेयक रखा और किसी ने विरोध कर दिया तो उसको हटा देते थे, संशोधन। अब कोई कहता था नहीं ये और जोड़ देना चाहिए तो उसे जोड़ दिया गया। फिर लास्ट में कैसे हुआ था? सर्वसम्मति से, मतदान नहीं, सबकी सहमति से ही अंतिम रूप दिया गया। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। अब मित्रों थोड़ा सा हम भारतीय संविधान से भी देखते हैं कि वास्तव में संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ, इसका नाम क्या है। तो ये कहाँ लिखा है? यह अनुच्छेद 393 में लिखा है कि भारतीय संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? आर्टिकल 393 में, कि इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। तो ये ध्यान में रखना है। फिर ये संविधान कब से लागू होगा? तो
तो ये लागू होने की पूरी प्रक्रिया की चर्चा 394 आर्टिकल में है। कौन से आर्टिकल में? 394। 394 में साफ लिखा है, 394 सही 16 अनुच्छेद तो जिनमें से बेसिकली नागरिकता निर्वाचन संबंधी है, वो तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाएंगे। और संविधान कब से लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, ये 394 में ये दो बातें लिखी हैं। एक तो ये 16 अनुच्छेद जो नागरिकता निर्वाचन से संबंधित हैं, ये तो भाई 26 नवंबर 1949 से लागू हो जाएंगे। और संविधान कब से लागू होगा? 26 जनवरी 1950 से। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी हैं? अनुच्छेद 394 में लिखी हैं। तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि आपको ये सारा चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। अब ये कोले लेक्चर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये डेप्थ की चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर 395 अनुच्छेद में क्या लिखा है कि भाई जैसे हमारा संविधान लागू होगा 1935 का अधिनियम समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तव में 1935 का अधिनियम ऐसा अधिनियम है जो बेसिकली हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लागू रहा। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भी इसी का पड़ा। तो बेसिकली ये 1935 के अधिनियम को किसके अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया? 395 द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके बाद हम अगली चीज़ें भी ध्यान रखते हैं कि वास्तव में इस संविधान की क्या क्या संविधान सभा की विशेषताएं थी। पहला तो संविधान सभा थी जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी। इसमें अंग्रेजी सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। ये अपनी मर्जी से अपने अधिवेशन आयोजित करती थी, मतदान भी अपनी मर्जी से, इसकी सारी प्रक्रियाएं अपनी मर्जी से चलती थी। इसमें किसी प्रकार के विदेशी शासन का हस्तक्षेप नहीं था। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी। दूसरी बात, ये लोकतांत्रिक थी क्योंकि जो भी संविधान सभा के सदस्य चुने गए, संविधान सभा के सभी सदस्य लोकतांत्रिक वे से चुने गए। वो उस समय जनता का सही प्रतिनिधित्व करते थे, जनता की आत्मा की आवाज़ थे। इसलिए जब लोकसभा के प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए तो हम क्या देखते हैं? संविधान सभा के ही अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी संविधान सभा लोकतांत्रिक थी और इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी थी। तीसरा कि भाई हमारे यहाँ संसद का गठन तो जाके 51-52 में चुनाव हुए तब जाके हुआ। भाई तब तक संविधान सभा 47 में संसद कौन थी? 47 से 50 तक। तब ये संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। भाई संविधान सभा के साथ साथ संविधान सभा एक संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। तो प्रथम संशोधन अधिनियम भी संविधान सभा ने पारित किया था, जो बेसिकली जिसके तहत प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित थी, वो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब मैं इसके स्रोतों की चर्चा भी कर देता हूँ कि हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो संविधान के स्रोत कौन कौन से इंग्लैंड से लिए गए हैं, कौन से यूएसए से लिए गए हैं, कौन से आयरलैंड से, कौन से जर्मनी से, कौन से ऑस्ट्रेलिया से, कौन से साउथ अफ्रीका से, कौन से कनाडा से, कौन से यूएसएसआर से। यूएसएसआर से क्या लिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बस इसमें हल्का सा ध्यान रखना है। अब यूके से क्या लिया गया वो भी आपको ध्यान रखना है। भाई संसदीय शासन प्रणाली यूके की है, विधि का शासन भी यूके का है, संसदीय विशेषाधिकार भी यूके के हैं, और जितनी भी हमारी लोकसभा राज्यसभा के संचालन की प्रक्रिया है वो भी यूके की है। अब यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से हमारे यहाँ मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और साथ में स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, और साथ में जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति रहता है, ये भी अमेरिका से ले, क्योंकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष रहता है। तो हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के साथ कि जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर नीति निषेध तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी से हमारे यहाँ क्या लिया गया? आपात लिया गया है। आपात संबंधी जो प्रावधान है वो जर्मनी से जो भाग 18 में 352 से 60 तक दिए गए हैं। 3 आपात भी है हमारे यहाँ कि राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात। तो बेसिकली वो जर्मनी के संविधान से प्रभावित हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया क्या है? जो प्रस्तावना की भाषा है उसका जो लिहाजा है वो भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, वो भी ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रभाव लिया क्या गया है, प्रभावित हुए हैं मेनली। फिर कनाडा से क्या क्या प्रभावित है वो भी ध्यान रखना। तो सहकारी संघवाद जो है वो कनाडा से प्रभावित है। सहकारी संघवाद कनाडा से प्रभावित है हमारे यहाँ। फिर बेसिकली कनाडा से हमने जो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, राज्यपाल की नियुक्ति
तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी। तो ये प्रावधान भी कहीं ना कहीं कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये भी कहीं ना कहीं कनाडा से है। फिर बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय का, एससी लिख देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय को, एससी का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है जो 143 में दे रखा है अनुच्छेद, वो भी कनाडा का प्रभाव है। वो भी आपको ध्यान में रखना है भाई, इसमें भी आपको गड़बड़ नहीं करना कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय का है वो भी कनाडा से प्रभावित है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है, यूएसएसआर से तो हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्यों का प्रभाव पड़ा है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए भाई। सिंपल कौन सी चीज़ कहाँ से प्रभावित होकर हमने लिए है, तो हमें ज्ञान रहना चाहिए इसका बेसिक। तो मैंने यूके का बताया आपको, यूके का क्या क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली यूके से क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, और साथ में क्या है कि संसद सदस्यों का विशेषाधिकार। फिर जो संसद की संचालन प्रक्रिया है पूरा कहीं ना कहीं पूरा यूके से प्रभावित है, क्योंकि उस समय यूके का ही शासन था हमारे यहाँ, उसी से प्रभाव होगा। यूएसए से क्या है, मौलिक अधिकार है। उपराष्ट्रपति जो उस सदन का अध्यक्ष रहता है वो भी, स्वतंत्र न्यायपालिका भी। आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएस भी लिए गए हैं। और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। जर्मनी से आपात उपबंध है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और कहीं ना कहीं प्रस्तावना की जो भाषा है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया है। कनाडा का मैंने बताया सहकारी संवाद, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और ये परामर्श। यूएसएसआर से क्या है, बेसिकली मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से प्रभावित है। तो ये मोटे मोटे आपको ध्यान रखना भाई, प्रभावित हुए हैं हम बहुत सारे देशों से। हमने जितने भी देशों के गुण थे सबको लाके जोड़ दिया था, जितने भी गुण थे सब अच्छे अच्छे गुण ले आए थे ताकि हमारे देश में अद्भुत संविधान लागू हो सके, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बन सके, सबसे ज़्यादा गुणात्मक लोकतंत्र भारत में स्थापित हो सके। हमारे संविधान निर्माता चाहते भी यही थे कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक गुण हैं वो हमारे देश में स्थापित हो जाने चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहे थे। अब हम चाहते थे लोकतंत्र भी बने तो अद्भुत बने। इसके बाद हम इंटरनल सोर्सेस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या क्या थे, पहला तो नेहरू रिपोर्ट 1928। भाई आंतरिक स्रोत कौन कौन से थे जो संविधान को प्रभावित किए। नेहरू रिपोर्ट में साफ कहा गया था केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, तो बेसिकली वो एलिमेंट कहीं ना कहीं वो सारे अपनाए गए। गांधी जी का प्रभाव भी पंचायती राज, डीपीएसपी पर काफ़ी हद तक गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। फिर 1935 के अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, वो मैंने पहले ही बता दिया। 1935 का अधिनियम ऐसा अधिनियम था जो हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 तक कहीं ना कहीं लागू रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लागू रहा, तो सबसे लंबे समय तक काम भी किया, तो इसलिए इसका भी विशेष प्रभाव पड़ा। और कहते भी हैं कुछ विद्वान कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का ही था। तो मित्रों ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, तो गड़बड़ करेंगे तो आपको फिर दिक्कत भी आनी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सब पता रहनी चाहिए। तो संविधान सभा के बारे में जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको नोट कीजिए, याद कीजिए, और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। आप सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़ें और हमेशा ऊंचाइयों को छुएं, और आप इसी तरीके से हमें पसंद करते रहें। हम तो ये चाहते हैं आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहें और YouTube को बार बार वीडियो को देखते रहें। हम आपके अनुकूल और वीडियो बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे सबकी आकांक्षाओं पर खरे उतरें, सभी प्रकार की एग्जाम के अनुकूल हम कार्य कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।